नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार कापसे और आज हम बात करने आए हैं एक ऐसे शख्स से जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं। हाल फिलहाल में बैतूल ज़िले में ख़ास तौर पे जो गाने बने हैं, चाहे वो गोंडी सॉन्ग हो, चाहे वो यहाँ की हिंदी सॉन्ग हो जो यहाँ पे बोली जाती है, और एक के बाद एक लगातार हिट गाने जो आए हैं अलग अलग कलाकारों के, तो उनके पीछे जो एक सेंट्रल कैरेक्टर हैं और जहाँ पर इन गानों की रिकॉर्डिंग होती है और जिनका दिया हुआ म्यूज़िक जो है लोग सुनकर झूम रहे हैं, न केवल बैतूल बल्कि आसपास के ज़िलों के छिंदवाड़ा, सिवनी, यहाँ तक कि मेरे बहुत से दोस्त जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं और गोंडी भाषा बोलते हैं वो भी इन गानों के दीवाने हैं। तो आसपास के 2-3 स्टेट्स में भी ये गाने बहुत चले जा रहे हैं। कई गाने ऐसे हैं जो 50-50, 60-60 मिलियंस पे चले गए हैं और हर गाना आता है और हिट हो जाता है इनका। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो एक रिवाइवल आया है, एक तरह की रिवॉल्यूशन आई है, क्रांति आई है, कैसे शुरू हुई है? ये सबसे पहले हम लोगों ने कोशिश किए थे कि बैतूल में फोक सॉन्ग जो है हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो अब रिकॉर्डिंग का टेम्पो कितना रखा जाए, जो ओरिजिनल जो गोंडी रिदम है जिस पे लोग झूम सके। तो हम लोग पहले रिकॉर्डिंग करते थे, फिर उस पर देखते थे कि लोग नाच पा रहे हैं या नहीं नाच पा रहे हैं। फिर उसके 3-4 BPM हमने सेट किया, मतलब कितने टेम्पो में रखे। वो सेट करने के बाद गीत निकाला। पहले गीत का ही रिस्पॉन्स, पहले गीत से ही लोग मतलब उनका अच्छा रिस्पांस मिला, तो प्रेरणा जागी और कि और आगे हम काम करें। और करते करते पता ही नहीं चला कि ईश्वर ने कैसे साथ दिया, मदद दी और लोगों ने कैसे उसे पसंद किया, ये लोग ही जानते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि लोगों की पसंद का ध्यान रखें और जो गोंडी जो कल्चर है, आदिवासी जो कल्चर है, उसकी मौलिकता पर हम विशेष ध्यान देते हैं कि वो मौलिकता बनी रहे। गोंडी म्यूज़िक जो है वो अश्लीलता से बिल्कुल बचाया हुआ है और ख़ास तौर पर जो गाने बैतूल में बन रहे हैं वो दूसरी भाषाओं की तरह अश्लीलता उसमें नज़र नहीं आती। थोड़ी बहुत नोक-झोंक ज़रूर है, लेकिन इस चीज़ का कैसे, एक क्रेडिट तो मैं देना चाहूँगा यहाँ के कलाकारों को कि इससे कैसे बचे, क्योंकि पॉपुलैरिटी हिट होने के लिए तो कई बार लोग ऐसा करते हैं। इसमें ये कहूँगा कि जितने भी सांस्कृतिक जो धरोहर को बचाने वाले लोग हैं, आपने देखना यूट्यूब पर अगर कोई गाना गलती से कोई ऐसा गलत गीत आ जाता है जो कि उनकी संस्कृति पर उनके अनुसार नहीं चल रहा है, तो लोग डायरेक्ट कमेंट कर देते हैं। तो एक बहुत अच्छा आईना यहाँ पर आदिवासी समाज की ओर से उन गायकों को मिलता है। अगर बाई द वे गलती से कुछ पटरी से बहकने की कोशिश करते तो वहाँ पहली कमेंट आ जाता है। इसलिए लोग बहुत संभल के चलते हैं और बहुत संभल करके इस मतलब संस्कृति को बचाए रखते हुए अपने गाने को निकालते हैं। इसी वजह से होता क्या है कि वो गीत जो है वो पारिवारिक सुनने लायक रहते हैं और लगभग परिवार के लोग कह लो या मित्र में कह लो या पार्टियों में कह लो, ये गीत सुनने में लोगों को आनंद सा आता है। फिर ठीक है, मैं देखता हूँ कि पहले, आज से 10-15 साल पहले बहुत सारे गोंडी गाने उस समय भी बने, 90s में चले भी हैं, लेकिन पहले रिकॉर्डिंग करने के लिए जबलपुर जाना होता था लोगों को, बहुत सारी दिक्कतें आती थी। बहुत सारे लोकल कलाकार हैं जो थे लेकिन वो उभर नहीं पाते थे। तो मैं समझता हूँ इस स्टूडियो के आने से और आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके बाद मेरे ख्याल से दर्जन भर से ज़्यादा कलाकारों को तो मैंने देखा है यूट्यूब पर। आप बताइए कितने कलाकार जो है बन चुके हैं अभी बैतूल से? बैतूल में कम से कम 50 से 60 कलाकार यहाँ पर बैतूल जिले के हैं और लगभग अभी ईश्वर की दया है कि लोग सभी लोग मध्य प्रदेश के लगभग अधिकांश शहरों से लोग यहाँ पर विश्वास कर रहे हैं और वो लोग यहाँ पर आते हैं, अपना संगीत मतलब अपना एल्बम बनाते हैं। खुशी होती है कि बैतूल में पहले ये संभव नहीं था, हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन बाहर जाकर के भी इन कलाकारों का कभी कभी शोषण हो जाता था, क्योंकि कंडीशन ये थी कि जैसे सपोज़ कहीं किसी स्टूडियो में, सिटी के स्टूडियो में गए, अब वहाँ पर गाँव का व्यक्ति पहुँचा है, तो गांव का व्यक्ति पहुंचा तो वो उनको पता नहीं कि कितना क्या चार्जेस लगना है, क्या नहीं लगना है, तो वो उनका जितना वो लेकर के जाते थे उससे कई गुना ज़्यादा उनको खर्चा आ जाता था। इस वजह से हमने सोचा कि यार ये काम हम बैतूल में चालू करते हैं और हमने जो इसमें शुल्क तैयार किया हुआ है, जो शुल्क तय रखा है, वो सबके सामने हम लोग यहाँ पर रखते हैं कि ऐसा नहीं कि इससे कम किससे ज़्यादा ले लिया, सबसे एकदम बराबर शुल्क लेते हैं। और उसके बाद में कई बार लोग ऐसा होता है कि उससे ज़्यादा भी हमको पैसे देने की कोशिश करते हैं, हम बोलते नहीं हमारा इतना ही है। अच्छा, जाहिर तौर पर इतने सारे कलाकारों को आपने मौका दिया है, आपके बारे में जानना चाहूँगा कि ये जो संगीत की साधना है और ये इस तरफ दिलचस्पी कैसे बढ़ी और यहाँ तक का जो सफ़र है, एक शॉर्ट फॉर्म में मैं जानना चाहूँगा। मैं संगीत तो मैं बचपन से मेरा शौक़ था, पापा जी हारमोनियम बजाते थे और मैं करते करते आगे बढ़ते रहा। कॉलेज में मुझे गाने का मौका मिला तो कॉलेज में मैं लगभग हर एक विधा में मैं टॉप लेते रहा, मतलब प्राइज़ लेते रहा गाने में। उसके बाद में जब ये रिकॉर्डिंग की शुरुआत हुई तो मैं आदरणीय पुष्कर भैया जी यहाँ पर मुल्ताई में हैं,
बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट वो भी है। तो उनके यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए एक बार पहुंचा, उनको देखते हुए मुझे प्रेरणा भी कि यार मैं भी यहाँ पे बैतूल में कोशिश करता हूँ, क्योंकि सीखने के लिए कोई टीचर यहाँ पर था नहीं कि मुझे कोई सिखा दे। तो मैंने कोशिश किया कि खुद से ही सोच सोच के कि कौन से प्लगइन से क्या काम होता है, किस डॉ पर मुझे वर्क करना चाहिए, ये सब करते करते धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहे, मेहनत करते रहे, और अभी भी सीख रहे हैं। मैंने आपके चैनल पे भी गया हूँ, आपके गाने भी देखे हैं और आप खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि 2-3 लाइनें तो आप मुझे सुनाएं। मैं ज़रूर सुनाऊंगा आपको। मैं तो क्या जनरली ऐसी गीत सुनाता हूँ, जैसे वो मैं एक भजन सुनाता हूँ आपको। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ठीक है। मैं ये जानना चाहूँगा कि बैतूल में यहाँ पर एक गाने का बजट कितना आ जाता है, चाहे उसकी रिकॉर्डिंग हो, गायक का पारिश्रमिक हो, एक तरह से कितना बजट आ जाता है? हाँ, हमने अपने स्टूडियो का डिप्रेशन, मतलब जो जो इक्विपमेंट्स है, हमें हर साल एक इक्विपमेंट हमको लाना पड़ता है। तो उसकी लागत और प्लस जो रिदमिस्ट रहते हैं उनको मानदेय सब मिला करके हमने इसका पहला रेट रखा है 5,500 रुपये। दूसरी बार जब वो बंदा आता है तो हम उसे 500 रुपये की छूट अपनी तरफ से देते हैं, और तीसरी बार जब आता है तो हर गाने पर उसको 1,000 की छूट देते हैं, यानी 4,500 रुपये उसको देना पड़ता है। और ये इसके लिए जो लूप तैयार है हम लोग उस पर उनसे गाना गवाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी स्किल में वो गाना रिकॉर्ड हो। ये रिकॉर्ड होने के बाद में उन्हें 2 बार हम लोग मौका देते हैं कि अगर कोई एडिट करना हो तो आप 2 दिन के अंदर कोई चीज़ हो तो हम उसको बिना किसी बात के एडिट करके देते, क्योंकि ऑलरेडी वो अगर उनका गाना अच्छा होगा तो ही हमारा स्टूडियो चलेगा। बहुत सारे गाने आप बना रहे हैं, लगातार बनाते आ रहे हैं, अभी जो है बहुत काम आपके पास होगा, तो एक गाना बनने में एवरेजन, मैं तो जान सकता हूँ किसी में ज़्यादा भी लग सकता है, किसी में कम भी, लेकिन औसतन कितना टाइम एक गाने में लगता है और कितना समय उसे पूरा बनने में लगता है, और हफ्ते 10 दिन में आप कितने गाने रिकॉर्ड कर लेते हैं? एक गाना बनने में मुश्किल से 1 घंटा 10 मिनट से 20 मिनट। और अगर मान लो कोई पारंगत व्यक्ति है, मैंने एक गाना 17 मिनट में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें म्यूज़िक से लेके सारी चीज़, म्यूज़िक से लेके मास्टरिंग तक के। तो हमने एक दिन में यहाँ पर मेरा 21 गानों का रिकॉर्ड है, मैं एक दिन में 21 गाने भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और अभी औसत मेरा एक दिन में 2 गीत का रिकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग करते हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद जो है बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट को मौका मिला है और बहुत सारी चीज़ें जो उनका टैलेंट है सामने निकल के आ रहा है। तो अभी बैतूल में खुद आप अपने स्टूडियो का और आने वाले जो आर्टिस्ट यहाँ काम कर रहे हैं उनका फ्यूचर किस तरह आप देखते हैं? क्या आप चाहेंगे, आप क्या सलाह देना चाहेंगे नए आर्टिस्ट को कि वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में आए, तो क्या सोच कर आए? अभी ये जो यूट्यूब पे जो गीत वायरल हो रहा है, यूट्यूब से ऑलरेडी इनको पैसा मिल रहा है, लेकिन सिर्फ यूट्यूब ही काफ़ी नहीं है, इन लोगों को फिर दूसरा प्रोग्राम भी मिलता है। प्रोग्राम के थ्रू भी ये लोग अभी एक अर्निंग का एक बन गया है। तीसरा इसमें देखें, एक सिर्फ ऑडियो से क्या हुआ, वीडियो वाले को काम मिला है, जो कलाकार है इंस्ट्रूमेंट प्लेयर उनको काम मिला है, जो डांसर है उनको काम मिला है, जो सिंगर है उनको इसके अलावा भी कहीं प्रोग्राम जाते तो उससे उनकी अर्निंग होती है। तो हम ये सोचते हैं कि ये संगीत का जो फील्ड है ये बिना किसी से बैर लिए हुए और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इसमें हर एक आदमी काम कर सकता है और अपने जीवन को संतोष से वो आगे निर्वाह कर सकता है। ठीक है। मैं ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे गाने आपने बनाए हैं, आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? जो भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। बहुत सारे गीत वो बोलते हैं ना कि अपने हाथ अपना कौन सा बेटा पसंद है या ना कौन सा बच्चा है, तो ये जो गीत निकले वाले हैं ये सारे गीत बहुत अच्छे हैं। पर फिर भी मुझे एक शिवम ने गाना गाया, मुझे तो पता ही नहीं होता कि मुझे जो पसंद होता है वो समझ ही नहीं आता कि वो वायरल होगा या नहीं होगा, लेकिन अचानक से कोई चीज़ वायरल जब हो जाती है मैं सुनता हूँ तो मुझे शिवम इरपाचे के कुछ गीत है वो बहुत अच्छे लगते हैं। एक अभी भी जो नेचुरल टोन में जो गाते हैं, एक निर्मला कौड़े जी है उनका सोनो जल के माता, और एक वो चिचोली जोड़ पर आ जाना, काली काली मुर्गी सफ़ेद अंडा तो मैंने खुद नहीं गाया था, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया था, पहली बार मैंने वो गाना गाया था तो मुझे अच्छा लगा कि यार हाँ यार मैं भी इसमें कोशिश करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो कि उनकी कॉमेडी, एक दादा है मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, उन्होंने कांजी ताला वाला गाना गाया था, उसमें शूट किया उन्होंने, तो शूटिंग मैंने देखा वो इतना नेचुरल शूटिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें इतनी नेचुरल है। आप देखना बॉलीवुड में जब कोई काम करता है तो हम मेकअप से लेकर सारी चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं लोग, मगर यहाँ पर सब कुछ नेचुरल है।
तो ये इसी कारण से मुझे ये सब पसंद आता है। और जो गीत है मैंने आपको बता दिए कि मुझे सभी गीत लगभग लगभग पसंद है। नेचुरल है, इसलिए मैं समझता हूँ कि खूबसूरत है और दिल से जुड़ाव है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी मुझसे बात करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में और भी मुलाकातें होंगी और आपका ये जो काम है ऐसे ही चलता रहे, नए कलाकारों को मौका मिलता रहे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और पूरे ज़िले और पूरे सूबे की तरफ से आपको। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भैया, अच्छा लगा आप बहुत बहुत धन्यवाद।